रतलाम जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय जिला पंचायत सदस्य व किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश भरावा सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश से की खास बातचीत। क्या कुछ बोले भरावा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। आज हम जावरा विधानसभा में जो सक्रिय कांग्रेस के नेता है और जो किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है राजेश जी भरावा, जिला पंचायत सदस्य भी है, इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है काफी सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र में कांग्रेस को जिंदा किया था, उसको लेकर के वो विधानसभा के दावेदार भी माने जा रहे हैं। उनसे वन टू वन चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी आगे की रणनीति है और किस तरह से वो जनता के बीच में है। भरावा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है मेरे कार्यालय में। आप बता रहे हैं भरावा जी, कुछ सवाल है जो आपने वाकई ये दो राय नहीं है कि आपने जावरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जिंदा किया है और उसको लेकर के आप काफी समय से सक्रिय है क्षेत्र में, उसको लेकर के ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उसको लेकर के कुछ सवाल जो थे सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे, कुछ जन चर्चाएं भी है आपके बारे में, भ्रांतियां भी है, कुछ अनर्गल चीजें भी, उससे भी हम आपसे वन टू वन बात करेंगे। सर्वप्रथम मेरा सवाल है कि आपके द्वारा किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उसमें कहाँ तक सफलता मिली आपको? अभी तक किसान न्याय यात्रा 109 गांव तक हम पहुंच चुके हैं और वास्तविकता में किसान न्याय यात्रा में काफी सफलता मिल रही है। लोगों में एक जो भावना है, जो मैंने इसमें किसान न्याय यात्रा में केवल गांव की जो परिस्थिति पर फोकस किया है, क्योंकि मैं जिला पंचायत का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं और जिला पंचायत में 26 विभाग जो ग्राम पंचायत के सभी विभागों में कवर करता है। जब हम वहाँ मीटिंग में बैठते हैं तो ग्राम पंचायतों के बारे में जो बातें होती है, चाहे वो ग्राम सेवक की बात हो, कृषि विभाग की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे वो पंचायत की विभाग की बात हो, और भी ऐसे कई विभाग जो जुड़े हुए हैं, वहां पे जो आंकड़े बताए जाते हैं हमको, जो करोड़ों रुपए का सरकार बजट देती है गांव के विकास के लिए, चाहे वो पीएचई की बात हो। मैं वहां जाकर देखता हूँ तो हमें बताया जाता है मीटिंगों में कि हमने साहब इतने करोड़ रुपए खर्च किए इस योजना में, इतने गाँव कवर किए, इतना हम गाँव में शुद्ध जल दे रहे हैं। शिक्षा में हमने साहब इतने बिल्डिंगें बनाई, इतने शिक्षक दिए, इतनी शिक्षा की व्यवस्था दी और शिक्षा अच्छी सचरूप चल रही। स्वास्थ्य की बात करते हैं, इतनी दवाएं उपलब्ध कराई है और इतने डॉक्टर और ये सब हमने व्यवस्था दी। ग्राम सेवक के माध्यम से हमने इतने किसानों को इतने टन खाद बीज दवाई दी और इतनी योजना हमने किसानों को लाभान्वित की। जब मैं गाँव में जाकर पूछता हूँ कि आप बताइए शिक्षा की स्थिति देखने जाता हूँ, मैं स्कूल में चेक करने गया तो मैं स्कूल में चेक करने गया पहली से लगाकर 8वीं तक स्कूल में मात्र 20 बच्चे। मैंने पूछा 20 बच्चे से भैया कौन कौन सी क्लास के, तो 3 बच्चे पहली के, 2 बच्चे दूसरी के, कोई 4 बच्चे चौथी के, 5वीं के, ऐसा करके टोटल 8वीं तक 20 बच्चे। टीचर से पूछा भैया ये 20 बच्चे सब आना नहीं चाहते स्कूल में, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके माँ बाप को फिक्र ही नहीं। गाँव में जाके लोगों से पूछा भैया स्कूल में बच्चे क्यों नहीं, आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, भविष्य क्यों बच्चों को खराब कर रहे हैं। फिर पूछा तो बच्चे को बताया जाता है वो प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। भैया क्यों भेज रहे हो प्राइवेट स्कूल में? क्योंकि स्कूल में न तो ढंग से पीने की पानी की व्यवस्था है, न बच्चों को बैठने की व्यवस्था है, न वहाँ पे कोई शिक्षा है। जहाँ 5 टीचर का स्टाफ है वहाँ 1 है, जहाँ 20 टीचर की स्टाफ है वहाँ केवल 2 है, 18 टीचर नहीं। कहाँ से सरकारी स्कूल में जाता है? सरकार की जो मानसिकता है वो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की है, क्योंकि भाजपा के जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने स्कूल खोल रखे हैं, इसलिए शिक्षा विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इसका बिजनेस करना चाहते हैं। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, अभी जैसा कि आपने बताया कि मीटिंग में इस तरह की बातें आती कि हमने इतना खर्चा किया ये, और मौखिक तौर पर मतलब स्थिति वास्तविक नहीं थी, तो उसको लेकर के आपने कदम क्यों नहीं? आपको क्या बता रहा हूँ, आप देखना कि जिला पंचायत में 16 सदस्य है, हम 2, 4, 5 सदस्य जो हैं जो हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो जिला पंचायत भी चल रही है वो पूरी सरकार के इशारे चल रही है। कलेक्टर ने उस जिला पंचायत को अपनी घर की कंपनी बना ली। जो भी फैसले होते हैं हम तो विरोध करते हैं, हमारा हमेशा विरोध रहा और हम तो एक एक आंकड़ों का जवाब सवाल करते हैं। अभी हमने शिक्षा विभाग की मीटिंग ली थी जावरा में, जनपद में, पूरा रिजल्ट उठा के देखा। मैंने कहा भैया रिजल्ट इतना कम क्यों आया, जब वास्तविक स्थिति जगह थी। अब जब ऐसा हो रहा है कि जो ईमानदार, अभी पंचेवा की बात करूं, 3-3.5 लाख रुपए स्कूल में मरम्मत और विकास कार्य के लिए आए, ऊपर से साथ में बिल भी आया कि आपको साइन करके देना है। जिन प्रिंसिपलों ने साइन कर दिया उनको कोई तकलीफ नहीं, जिन प्रिंसिपल ने साइन नहीं किया उसको हटा दिया, पंचेवा प्रिंसिपल को हटा दिया। अभी आप देखो जनपद सीओ को जिला पंचायत अध्यक्ष ने 1 लाख रुपए मांगे, उसने कहा भैया कहाँ से दूंगा, मैं कहाँ से कैसा करूंगा, तो उसको हटा दिया। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, कुल डराकर कर्मचारी अधिकारी अपने विवेक से काम नहीं कर रहे, अपनी जो ईमानदारी नौकरी करनी वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने सरसोदाम स्कूल में जाके देखा, वहाँ बीजेपी के नेता का 5 से 7 स्कूल में मध्याह्न भोजन चल रहा, वहाँ टीचर डरे हुए हैं, टीचर बोल नहीं सकते। जब हमने वहाँ मुद्दा उठाया जाके देखा तो शौचालय में पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय के जो नल में हाथ धोते वहाँ पे बच्चे पानी पी रहे। हमने जब उठाया तत्काल वहाँ पे नल लगे और व्यवस्था हुई। तो ऐसे जो शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य में, अभी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की बात करते हैं, गांव में जाकर पूछते हैं, एक आदमी भी गांव में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में सिर्फ बीजेपी के नेताओं के, अगर रेलवे का चार्ट निकाल लो तो बीजेपी के नेता पारिवारिक घूम रहे हैं उसमें यात्रा में। सर, आपके द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है इसमें क्या क्या समस्या आपने सुनी और किन किन समस्याओं का आपने समाधान? सबसे बड़ी समस्या रही राजस्व विभाग की।
पटवारियों की गलती से लोगों के खेत तक जाने के रास्ते बंद हो गए, कई खेत खाली पड़े हैं। इस बात को लेकर हमने लड़ाई लड़ी, कई लोगों को समस्या हल कराई। दूसरी बात, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं जिसने जहां मकान बना लिया वो उस मकान वो जगह का मालिक है और उसको कोई परेशानी करेगा। दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को 1-1 लाख रुपए के नोटिस दिए हैं। अभी ये वर्तमान में मेरे पास बैठे हैं सुखेड़ा से, इनको भी 1 लाख का नोटिस दे दिया। 1-1 लाख के नोटिस देकर तगड़ी वसूली की जा रही है। तहसीलदार और कलेक्टर से बात करते हैं तो उनका कहना है राजस्व में वसूली करना है, इसलिए हमारी मजबूरी है। जो 50-50 साल से मकान बने हुए हैं उन मकानों को आप 1-1 लाख रुपए नोटिस, जिसकी कीमत में 1 लाख रुपए नहीं है, उसको 1 लाख का नोटिस दे रहे हैं। हमने उसकी लड़ाई लड़ी और उनको बिल्कुल हमने पैसा जमा कराने के लिए लोगों को रोक दिया कि हम नहीं जमा। सर, आपकी सक्रियता क्षेत्र में है, लेकिन आपको भारी नेता मानकर स्थानीय जावरा विधानसभा के क्षेत्र के जो कांग्रेस नेता है उनमें विरोध है, उससे आप कैसे निपटेंगे? भारी के भारी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, भारी हूं मैं के भारी? अच्छा, भारी हूँ। आप बताओ भारी और अंदर का किसे इसका पटापास करेंगे? मेरा ये मकान है, मेरे 2 साल से मकान मेरा जावरा बटालियन में खरीद रखा है, मेरे नाम से रजिस्ट्री है, मेरे नाम से बिजली बिल है, मेरा यहाँ का आधार कार्ड है, मेरा यहाँ वोटर आईडी में यहाँ वोट डाल चुका हूँ 2 बार, मेरी यहाँ पे जमीन है, मेरे यहाँ पे 1-2 दुकानें हैं। और आप बताओ कि और कैसे भारी और अंदर? और रही बात, सबसे बड़ी बात बता दूं कि मैं अभी जिला पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, 53 गाँव से 57,000 मतदाताओं के बीच में चुनाव लड़ा हूँ, वहाँ मैं चुनाव जीता हूँ। वहाँ पे मुझे कुछ भी 28-29 हजार लोगों ने मतलब मुझे मतदान किया, तो 29 हजार लोगों ने मतदान किया और निर्वाचन ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मैं जिला पंचायत सदस्य कालूखेड़ा माननखेड़ा बेल्ट से जीता हूँ, 11 नंबर वार्ड से। तो आप बताओ कि इसके सबूत अगर मेरे पास है, और फिर अगर मुझे आप भारी आंतरिक हो गए तो फिर तो मेरा वो सीमा हैदर से मेरा अगर तुलना करो तो भले ये हमारा कहना नहीं, जनता का कहना है यहाँ के कांग्रेस के स्थानीय नेता को, उसको लेकर के अभी विरोध भी हुआ था। अपने जो है रिंगनौद में आपका विरोध हुआ था, आपको लेकर के डीपी ठाकुर को लेकर के विरोध हुआ था, उस समय इस कारण से ये सवाल आया। नहीं, मेरा पे कोई विरोध नहीं हुआ था। डीपी ठाकुर का रिंगनौद में राशन कार्ड और ये बात को लेकर वहाँ के जो सरपंच और इनकी समस्या उनका आया था। मेरा अभी किसी स्थानीय लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं लगातार जिला कांग्रेस अध्यक्ष था। के सिंह जी हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी थे, उम्मीदवार थे, उनके लिए मैंने प्रचार किया पूरे जावरा बेल्ट में। जो लोग आज मेरे को बाहरी कह रहे हैं वो खुद पार्टी से बाहर थे। पहले मैंने उनको पार्टी से बाहर करा था, मैंने पार्टी के अंदर लिया था, वो उसमें बाहरी अंदर ही वो मेरे को कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। और वो भी मेरे वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के है, और थोड़ा सा कभी कभी देखो ये प्रतिस्पर्धा है राजनीति में। अब वो भी उम्मीदवार है, तब उम्मीदवार है तो एक दूसरे की कुछ तो बात करेंगे तो जनता आकर्षित होगी। तो वो जो कर रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं, उनकी जगह वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं, और मेरी जगह मैं भी सही हूँ। सर, आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए कांग्रेस से? आपकी क्या योग्यता है इसमें? कोई 2 कारण बताए। मेरी 2 क्या 10 कारण है मेरे पास। एक तो मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया। मैं कांग्रेस पार्टी का जब से मैं पंडित मोतीलाल दवे और कांतिलाल भूरिया के साथ जुड़ा हूँ राजनीति में, उससे लगातार मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मैंने पार्षद से लगा के नगर पालिका के अध्यक्ष तक के चुनाव भी जीते हैं। मैं जिला कांग्रेस का सफल कार्यकाल जो मेरे 2018 में रहा, मैंने जो मेरे उस टाइम पे चुनाव हुए थे नगर पालिका और जनपद के, उसमें भी हमने जीत हासिल करी। उसके बाद मैं किसानों को लड़ाई लड़ने के लिए किसान आंदोलन में 2017 में 5 जून को जो आंदोलन हुआ था दिनों को, उसमें हम जेल भी गए। लगातार मेरे पास आज से कम से कम 18 से 19 केस बने होंगे। मैंने जनता की लड़ाई लड़ी। मैंने सरकार को मैं जो तब जब लोगों के अधिकार पे हाथ डाला है, मैंने कोई भी अधिकारी हो या कितना बड़ा नेता हो उसका डट के विरोध किया, चाहे वो गुमान सिंह डामोर हो जो सांसद है उसके खिलाफ ताकत से लड़ी लो, चाहे मंत्री हो, हिम्मत कोठारी गृह मंत्री थे, उनसे भी मैंने लड़ाई लड़ी उस टाइम पे। तो मैं कांग्रेस के लिए लड़ता हूँ और मैं खासकर उन आम जनमानस के लिए लड़ता हूँ जिनको जो इस धरती पर उनको जो अधिकार है, उनका इस स्वतंत्रता भारत में उनके जो अधिकार है उस पर कोई हनन करता है, उन लोगों के लिए लड़ता हूँ। इसलिए मुझे मेरी भावना है कि मैं उम्मीदवार जावरा का बना हूँ और मेरी इच्छा है कि मुझे टिकट दिया जाए। फिर ऊपर हाईकमान और मेरे जो जावरा विधानसभा के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि की जो भी भावना होगी, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं पूरा ईमानदारी निष्ठा से काम करके और जनता की सेवा करूंगा। अगर मुझे नहीं मिला तो भी मैं उसी रूप में काम करूंगा जो आज वर्तमान में मैं जनता के बीच लड़ाई लड़ता हूँ, काम करता हूँ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा। सर, क्या अगर यदि मान लिया जाए कि टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक उनको जिताऊंगा तन मन और धन से। और एक नहीं, केवल जावरा विधानसभा की बात नहीं करता हूँ, हालोड़ विधानसभा, तेलाना विधानसभा, रतलाम ग्रामीण, जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी निर्देशित करेगी वहां जाऊंगा और पूरी ताकत से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा और कांग्रेस के लोगों को जीताऊंगा और जेब के पैसे खर्च करूंगा। सर, ऐसा मानना है कि आपने कांग्रेस की पीठ पर छुरा घोपा है, क्योंकि नामनी नगर परिषद में कांग्रेस से सत्येंद्र परिहार को टिकट दिया था, तो आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़े थे? सबसे पहले तो कह दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो सत्येंद्र परिहार को टिकट दिया था, तो उस वक्त जो चुनाव हुआ था उस वक्त एक तो सिंबल पे चुनाव नहीं हुआ था, और दूसरी बात यह थी कि मैं जब उस टाइम चुनाव लड़ा तो मेरे को तो मैं केवल एक कार्यकर्ता था, एक सामान्य कार्यकर्ता था। मैं कोई राजनीतिक और नेता नहीं था, ना मुझे कोई अनुभव था। गांव की जनता ने
मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मेरे उस टाइम पे सत्येंद्र परिहार जी और पृथ्वीराज सिंह जी जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो दोनों ने फॉर्म भरा और वो बहुत बड़े लोग थे। मैं बहुत छोटा सामान्य कार्यकर्ता था। गांव के लोगों ने फार्म भरा, गांव के लोगों ने मेरे चुनाव प्रचार करा, पैसा खर्च करा। मैंने मेरी जेब से 1000 रुपए भी खर्च नहीं करे और मुझे लोगों ने चुनाव लड़ाया। अब मैं उस टाइम पे मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरा फार्म भर दिया, लड़ा तो ये स्थिति रही कि मैं चुनाव जीता और जीतने के बाद बीजेपी की सरकार थी। ऐसा नहीं मुझे बहुत प्रलोभन दिया बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए, खूब कहा, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ रहा। पंडित मोतीलाल दवे के मार्गदर्शन पर काम किया और नगर पंचायत में निर्दलीय होने के बाद मैंने तत्काल जीतने के बाद कांग्रेस की ज्वाइन करके वापस और कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारी और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का काम किया। तो इसमें छुरा घोपने की बात नहीं, कांग्रेस को अगर मैंने मजबूत किया है वहां पे विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद लगातार मैंने जो बढ़त दिलाई है, उस क्षेत्र में 40 गांव लगते हैं रामदी नगर पंचायत में, आसपास के क्षेत्र के सरपंच से लगा, वहाँ के जो भी जनता थी उनसे पूछना। राजेश बरावा जब से नगर पंचायत अध्यक्ष बना था उसके बाद वहाँ कांग्रेस में कितनी सक्रियता आई है और मैंने कितने लोगों का काम किया। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले, इनकी कोई चर्चा थी इसलिए पूछा। दूसरा मेरा सवाल है, नगर परिषद अध्यक्ष रहते आपके कार्यकाल में 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, जिसमें आपको पद से हटाया गया था, जिसके बाद आप 2.5 साल स्टे लेकर अध्यक्ष बने गए। तो फिर आपसे जावरा की जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि जावरा में ऐसा नहीं होगा? सबसे पहले तो ये आपका जो सवाल है, ये आपके हिसाब से नहीं लग रहा मुझे किसी राजनीतिक आदमी ने दिया होगा, क्योंकि न तो कोई घोटाला हुआ न मैंने कोई स्टे लिया। तो फिर आपको क्यों हटाएगा? अब यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैंने 80 लाख का घोटाला किया, मैं आपको कहता हूँ कि आप सरकार के केवल 10,000 खा के बता दो, अगर आप जेल नहीं चल जाओ कह देना मेरे को, आप बच के बता देना 10,000 बता दो, कोई से सरकारी फंड से खा के बता दो 10,000। अगर मैं 80 लाख खा सकता हूँ, मैं अगर फिर बीजेपी सरकार और बीजेपी के खिलाफ खुली उनकी बैंड हो जाता हूँ, इससे फिर तो मुझे बहुत बड़ा आदमी समझ लेना चाहिए आपको। मैं हिम्मत कोठारी गृह मंत्री था, जिसके ताकत थी, उस हिम्मत कोठारी के खिलाफ ताकत से लड़ता था। उस टाइम दुलजी चौधरी मंत्री थे मेरे यहाँ विधानसभा ग्रामीण से, उनके खिलाफ मैं लड़ता था। तो मैं अगर 80 लाख खा सकता हूँ, विधानसभा में दुलजी चौधरी जी ने विधायक ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, विधानसभा में इस पर बहस हुई, लेकिन अगर मेरे पास 80 लाख क्या 80 रुपए का गमन नहीं निकाल पाए। एक बात ध्यान रखना, नगर पालिका अध्यक्ष अभी तो नहीं हूँ, मेरे बाद बीजेपी का अध्यक्ष बना नरेंद्र सोनावा, उन्होंने जितनी जांचें होती है, जितना ये जो हमारे इसमें ऑडिट होती है, ग्वालियर से लगाकर इसकी सारी ऑडिट होती है, तो ग्वालियर की ऑडिट टीम को गठित किया। स्पेशल राज्य शासन ने भोपाल से एक टीम गठित की और सब जांच कराई, बहुत कागज के बनने छिले। अगर मेरे खिलाफ उनको 100 रुपए का भी गमन मिल जाता तो मैं आज जेल में होता, मैं आज जावरा विधानसभा में जिला पंचायत सदस्य नहीं होता। मैं आज भी फिर आपके माध्यम से चैलेंज मारता हूँ बीजेपी के तमाम नेताओं को, और ये जो आपको स्क्रिप्ट बना के जिस नेता ने दी, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, मैं उसको भी आपके माध्यम से चैलेंज कहता हूँ। हमें किसी ने नहीं दी, जो जन चर्चा थी उसके बारे में चर्चा। हाँ, तो जन चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं तो बोला हुआ कोई व्यक्ति, तो मैं आपके माध्यम से उस जन चर्चा वाले व्यक्ति को भी चैलेंज करता हूँ कि आपके माध्यम से कि वो वास्तव में अगर वो इस धरती पर उसने जन्म लिया है और उसके मन में थोड़ी सी भी जनता के प्रति भावना ईमानदार हो, तो वो सिद्ध कर रहा है। वो किसी भगवान को मानता है तो उसके भगवान की कसम है, उसके माता पिता की कसम है कि मुझे 80 लाख तो ठीक 80 रुपए में घोटाला में सिद्ध करके बता दे, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। सर 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान आपने व आपके साथी ने कांग्रेस उम्मीदवार थावर भूरिया को हराया था, भाजपा के लोगों से पैसा लेकर, ये भी आरोप है सर। थावर भूरिया को हराया था, ठीक है, ये आरोप लगाया आपने, लगाया नहीं लगा, जनता बोल रही है। नहीं, तो थावर भूरिया जिंदा है कि मर गया, अभी ये बताओ पहले आपको बताया कि हराया कि नहीं हराया? नहीं, थावर भूरिया, मेरी बात सुनो, थावर भूरिया हमारे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, थावर भूरिया को टिकट नहीं मिला था, लक्ष्मण डिंडोर को टिकट मिल गया था। रे जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बरावा ने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस के कभी भी जिला अध्यक्ष कभी भी हाईकमान के खिलाफ कभी भी नहीं बोल सकता है, लेकिन मैंने हमारे जो प्रभारी थे उनके खिलाफ मैंने बोला कि आपने जो टिकट दिया है वो एक कर्मचारी को टिकट दे दिया, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता और झंडा उठाता है उस कार्यकर्ता को टिकट देना पड़ेगा। और हमने लड़ाई लड़ी, सारे ग्रामीणों को इकट्ठा करके हमने लड़ाई लड़ी और भोपाल तक लड़ाई लड़ी और थावर भूरिया का टिकट कराया। और थावर भूरिया को टिकट कराने के बाद, थावर भूरिया पारिवारिक रूप से बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके बाद पैसा नहीं था, हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और थावर भूरिया का चुनाव लड़ाया। थावर भूरिया को हराने में जिन लोगों का हाथ है वो जनता जानती है। थावर भूरिया पहले भी मेरे साथ था, थावर भूरिया आज भी मेरे साथ है और मैं आज भी थावर भूरिया पसंद करता हूँ। जावरा विधानसभा में थावर भूरिया को एक बार फिर टिकट मिलना चाहिए, ऐसी मेरी भावना भी है और मैं उसके साथ हूँ। और थावर भूरिया से स्वयं भी आप मुझसे पूछ लेना कि राजेश बरावा ने आपके साथ अच्छा किया बुरा किया, वो खुद बताएंगे। सर कांग्रेस की सरकार में आप कांग्रेस जिलाध्यक्ष थे, तब आपने बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया है, इस तरह की भी चर्चा चली। बिल्कुल, मैं जिलाध्यक्ष था और मैंने ये ब्लैकमेल शब्द जो अच्छी बात नहीं है, मैंने उन लोगों को जो सरकार का दोहन कर रहे थे, जो दलाल थे, जो लोगों के अवैध कारोबार थे, ऐसे लोगों को ठीक करने का काम किया था। और जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, हम लोग काम करते थे। तो जितने भी लोग थे, आम आदमी जो चक्कर काटते थे, तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, रुचिका चौहान कलेक्टर थी,
एक गौरव तिवारी एसपी थे। आप समझते गौरव तिवारी एसपी एक ईमानदार व्यक्ति था। कमलनाथ जी हमारे, उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा सकता। उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया। मुझे जिला अध्यक्ष की जवाबदारी मिली थी। मेरे जो अधिकार थे, न तो मुझे कोई ट्रांसफर करने का अधिकार थे, न मेरे किसी को नियुक्ति करने का अधिकार थे। एक संगठन के पदाधिकारी की ये बात होती है कि वो संगठन और जो आम जनमानस है उनकी जो छोटी समस्या है जो अधिकारियों से नहीं करते उनसे कराने का काम था। इसमें मुझे ब्लैकमेल करने की कोई स्थिति नहीं थी। रही बात ये कि जो भाजपा से हाथ मिलाकर भाजपा के जो लोग थे इस 18 साल की सरकार में जमे थे और अवैध काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई तो वो उन लोगों की मैंने मदद नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि मैं ऐसे लोगों की, दलाल लोगों की मदद नहीं करता हूं। मैं ईमानदार और जो जनता के प्रति वफादार लोग हैं और जनता के हक अधिकार के लिए जो लड़ते हैं उन लोगों की मदद करता हूं। जो जनता के हक अधिकार खाते हैं, मेरी लड़ाई पहले भी उनसे थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। सर, ऐसी भी चर्चा है आपके बारे में नगर परिषद चुनाव में, जो भी वर्तमान जो भी चुनाव है नगर परिषद नाम लीजिए, उसमें अधिकतर मतलब पिछले सालों में देखा गया है कांग्रेस का बहुमत ज्यादा रहा, लेकिन आपने जिता उम्मीदवार को टिकट नहीं देने दिया। सबसे बड़ी गलत बात है। मैं उस टाइम पे जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। मैं स्वयं यहाँ पे नया था। मुझे यहाँ के लोगों ने फार्म भरवा दिया था और फार्म भरने के बाद मैं, आप बताओ कि मेरा भविष्य दांव पे लगा था। मैं यहाँ विधायक का दावेदार बनने आया हूँ और मुझे जिला पंचायत में फंसा दिया। अब अगर मैं जिला पंचायत में, मुझे बोला गया कि अगर आप पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दो, कब आप 12 महीने की जो विधायक की बात है उसमें करना। आप रितेश जैन के सामने लड़ने में अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर आप राजेंद्र पांडे और के सिंह के सामने कैसे लड़ोगे? ये पार्टी के पदाधिकारी ने मुझे कहा, मैंने इसको चैलेंज को स्वीकार किया और मैं फिर यह मैदान में उतर गया। मैं जहाँ जिस गांव में चुनाव लड़ रहा उस गांव का नाम मालूम नहीं था मेरे को, मैं लोगों को नहीं जान पा रहा था, नया था। तो मैंने मेरी जो तैयारी उस पर करूंगा कि मैं वहां जाके मैं दूसरे की भविष्य की बात करूंगा। मेरा कोई अधिकार नहीं था। टिकट देने का काम कमलनाथ जी का था और जो एक कमेटी बनाई गई थी हमारे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उसके आधार पर टिकट वितरित हुए और जिनको टिकट मिला कांग्रेस का, मेरे को केवल एक दिन का मौका मिला था। मैं एक दिन जिन लोगों को कांग्रेस से टिकट मिला उनका प्रचार किया और प्रचार करने के बाद मेरे को जितना मैंने कर सकता था एक दिन मैंने किया और उसके पक्ष में काम किया। सर, आपके बारे में ऐसी भी चर्चा है कि कमलनाथ सरकार ने आपके एक खास सहयोगी द्वारा 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांसफर करवाए गए थे अधिकारियों से मिलकर के जनप्रतिनिधि। भैया, सरकार 12 महीने की, सरकार में बैठते यही समझना पड़ रहा था। 18 साल में सरकार आई कि सरकार में कौन सा विभाग में क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन किसका ट्रांसफर करता है। दूसरी बात यह कि जिला कांग्रेस के पास तो कोई अधिकार नहीं था। अब अगर जिसके भी ट्रांसफर के अधिकार थे, आप भी समझते, आप मीडिया से हो कि ये ट्रांसफर के अधिकार किसके, आज भी बीजेपी की सरकार है, इसमें भी क्या होता है आपको पता। तो कांग्रेस की सरकार में भी ट्रांसफर के अधिकार किसी पदाधिकारी पास नहीं होता है। हमारी तो ये सब भावना रहती है कि कोई मान लो गलत कर रहा है तो हम लेटर लिख के उनको दे देते हैं। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो भी पदाधिकारी उनको देते थे कि भैया ये गलत कर रहा है, उनके उचित लगता है, उनका ट्रांसफर होता नहीं होता। अब रही बात 1.5 करोड़ की, तो 1.5 करोड़ रुपए बीजेपी ने 18 साल में पहले कर्मचारी इतना लूट लिया था कि वो 1.5 करोड़ रुपए और देख के कोई ट्रांसफर कराएगा। ये तो गलत बात है। कोई भी कुछ अनाप शनाप ये तो बातें, इनमें कोई मतलब इन क्वेश्चन में कोई मेरे हिसाब से जवाब देना उचित ही नहीं समझता हूँ मैं। सर, एक जिले की एक बड़ी फैक्ट्री है, जब कोई भी कर्मचारी वहाँ पे हादसे का शिकार होता है जिसकी लाशों पर सड़कों पर रखकर फैक्ट्री से एक मोटी रकम वसूलने के भी आरोप है आप लोग। एक बात आपको बता दूं कि हम रोजगार के लिए लड़ते हैं। उस फैक्ट्री के मालिक से पूछना, वो भी जिंदा है, मरा नहीं है, कि उस फैक्ट्री के लिए जब भी उस पर विपदा आई है, वहां पे जब भी कर्मचारियों ने राजनीतिकरण किया है, तो हमने कर्मचारियों को भी दबाने का काम किया कि आप राजनीतिकरण मत करो। अगर राजनीतिकरण करो, एक बड़ा उद्योग है, इसमें कम से कम 5,000 लोग परिवार का पालन पोषण हो रहा है। आप इसमें किसी प्रकार की राजनीति, हमने कभी राजनीति नहीं होने दी वहां पे। हमारे क्षेत्र में है फैक्ट्री, लेकिन हमने कभी राजनीति नहीं होने दी, न राजनीतिक हस्तक्षेप होने दिया। क्यों? कि एक उद्योग डला है, उससे 5,000 परिवार का पालन पोषण हो रहा है। आज अगर उसमें राजनीतिकरण हो जाएगा, फिर ये भाजपा के लोग वहां पर राजनीतिकरण करते हैं, वहां पर दबाव बनाते हैं। वही बात है कि किसी फैक्ट्री के में अगर कोई गरीब परिवार का कर्मचारी काम कर रहा है, ऑन ड्यूटी पे अगर वो मर जाता है, तो क्या उस फैक्ट्री के जो ठेकेदार है, तो फैक्ट्री की गलती नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं, फैक्ट्री ने सारे काम कर्मचारियों को के ठेके पे दे रखा है। जो कर्मचारी लेबर कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जवाबदारी। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि कर्मचारी रखता है, ना तो उनका इंश्योरेंस रहता है, ना उनको सुरक्षा की जो व्यवस्था दी जाती है फैक्ट्री तरफ वो नहीं देता। पैसे कमाने के चक्कर में देते हैं ठेकेदार, और पैसे कमाने के चक्कर में कोई अगर गरीब परिवार का किसी का, एक बात बताओ, घर का एक ही व्यक्ति है, मुखिया नगर मर जाता है, तो उसको जवाबदारी नहीं होती है कि फैक्ट्री हो या कोई भी XYZ उस परिवार के पालन पोषण करे। मर जाए तो उसको फेंक देते। तो उसके लिए अगर कभी बात आती है तो लड़ना पड़ेगा। एक बार नहीं क्या 10 बार लड़ेंगे। रही बात यह कि मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरे मन में मान्यता है, ये जो बात कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति ने अगर आपको बोला है, बहुत सरजार गलत है कि इस तरह से बात करना भी पाप होती है। मरे हुए पे अगर पैसे मांग लेंगे तो फिर तो जीना आराम हो जाना चाहिए।
ऐसे कई लोग और कोई होंगे। मैं तो जीवन में भगवान भोलेनाथ को मानता हूँ और मैंने कभी किसी ऐसे तो कई ऐसे भी किसी गरीब का भी कभी शोषण नहीं किया और कभी भी मैंने किसी गरीब को प्रोटेक्ट नहीं किया और कभी भी किसी 100 रुपए भी नहीं मांगे मैंने, जिसके लिए मैं भोलेनाथ के सामने खड़े होकर भी कसम खा सकता हूँ। सर वो क्या कारण थे कि आपको जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया? एक कारण ये भी सामने आया कि बेलनपुर में दिग्विजय सिंह की सभा थी जिसमें आप भीड़ इकट्ठा न करवाए, जिसके कारण हटाया। सबसे पहले तो मैं बता दूं, डेलनपुर में कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, नहीं कांग्रेस का एजेंडा था, किसान संवाद था और सिर्फ किसानों को वहाँ इकट्ठा करना था। ना कोई मंच था, ना कोई वहाँ टेबल कुर्सी थी, सिर्फ किसान और किसान जो राष्ट्रीय लेवल पे जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के जो वहाँ मुख्य लोग थे वो चाहते थे कि हम हर प्रदेश में जाएं, हर जिले में जाएं और जाके वो किसानों से संवाद करें कि भाई किसान का 3 कानून जो बीजेपी लाई थी, इन 3 कानून का मतलब क्या है। क्योंकि जो गांव में बसने वाला किसान केवल टीवी देख रहा था, अब टीवी में तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात आती थी, जो वास्तविकता में किसान जो बोलना चाहते दिल्ली में उनकी बात आती नहीं थी। तो इसलिए वो किसान संवाद कार्यक्रम रखा था, उससे कांग्रेस पार्टी को लेना था। और रही बात दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, वो भी ये चाहते थे कि वो किसान के हक के और इनके लिए लड़ते रहे हमेशा, और दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा किसानों के हित के लिए लड़ी। तो इसलिए उन्होंने उसमें वो भागीदार बने थे। न तो दिग्विजय सिंह जी जो हमारे नेता है और अरुण यादव जी ने न तो भाषण दिया, न उन्होंने उसमें कोई, वो भी हमारे आम जनमानस सब किसान के साथ बैठे थे। इस पार्टी को लेना था। रही बात मुझे पद से हटाने की, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा कार्यकाल 3 साल का था, मेरा पूरा हो गया था। तो मैंने स्वयं माननीय हमारे प्रदेश कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि अभी थोड़ा सा जो उस टाइम पे कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे विधायक खरीद के जो सरकार गिराई, तो उससे माहौल थोड़ा सा अनकंट्रोल हो रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उनसे निवेदन किया था, साहब आप भी थोड़ा दूसरा किसी बना दो, चेंज आने से थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। अभी हर्षित गहलोत जी ने फिर रिजाइन किया, 2-2.5 साल वो रहे, उसके बाद फिर उनका भी कार्यकाल पूरा हो तो उन्होंने रिजाइन दिया तो मुझे फिर बुलाया था। मुझे कहा था कि तेरा कार्य अच्छा रहा, तुझे फिर बना देते। लेकिन मैंने उनसे फिर निवेदन किया, मैं जावरा विधानसभा का उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं बनूंगा तो फिर मेरा विरोध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना। और मैं स्वयं ने कैलाश पटेल के लिए सहमति पत्र बना के दिया कि इनको बनाया जाए। सर आपके जावरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे? बिल्कुल, हमेशा। केवल जावरा विधानसभा नहीं, पूरे रतलाम जिला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए राजेश बरावा हर समय उनके लिए उपलब्ध रहेगा। संसाधन से लगा के सब, जहाँ जहाँ कांग्रेस के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो मैं स्वयं जाके लड़ूंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कितने भी केस बना दे मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जिला पंचायत चुनाव में सिर्फ आप कुछ ही नेता जीत कर आ पाए, आपको नहीं लगता कि जिले में कांग्रेस की लोकप्रियता खत्म हुई है जिला पंचायत चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं है। जिला पंचायत चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के उससे नहीं होता है। जो बात आप हमको कह रहे थे, बीजेपी के लोग भी कितने जीते। और रही बात ये कि कांग्रेस में हर जगह 2-2, 3-3 लोग लड़े। अब लड़े तो जो वरिष्ठ नेता है वो किसका प्रचार करेंगे, इसलिए वो प्रचार नहीं कर पाया। जो जीता वो हमारा। ऐसी स्थिति में जो जीते हैं, तो हम 3 लोग कांग्रेस से जीते हैं, जो जय से जीता वही कांग्रेस ही है, जो करनी सेना जीता वो भी कांग्रेस ही है। आप बताओ, वो बीजेपी के खिलाफ करनी सेना वाले बोल रहे कि नहीं बोल रहे, वो जयस वाले बीजेपी के खिलाफ बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो वो किसके हो सकते हैं? वो कांग्रेस ही है। अब रही बात है कि हमारे पास जो एससी की महिला की सीट थी, लेकिन हमारी एससी की महिला हम जिता नहीं पाए, मतलब हम या हमारी पार्टी के लोग नहीं जिता पाए, किसी कारण नहीं जिताने के कारण हमारे पास उम्मीदवार ही नहीं था। अब हम वोट तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास उम्मीदवार नहीं था। अब उम्मीदवार नहीं था तो हम बीजेपी पे ताक लगा के बैठे थे। बीजेपी किसको 2 जीते हुई महिला बीजेपी के पास थी। हमने देखा है बीजेपी जिसको भी एक को उम्मीदवार बनाएगी, हम दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे। बाकी हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, हमारे पास तो 3 वोट थे केवल। अब 3 वोट से हम कर भी क्या लेते, लेकिन 3 वोट में भी हमने बीजेपी के नाक में चने दबा दिए थे। उनके ही पार्टी के आदमी को हमने हमारे कब्जे में कर लिया। उनकी पार्टी के जो जीती हुई महिला को हम साथ ले गए और उनके पति और दोनों हमारे साथ रहे। और हमारे साथ लेके शिवराज सिंह जी ने और सारे बीजेपी के नेताओं ने पुलिस लगा दी। बहुत पुलिस हमारे पीछे पड़ी, जयपुर से लगा के नीमच तक हमारे पीछे पीछे पुलिस दौड़ती रही। हम उनके हाथ में आए और हम सुबह 7:30 बजे जिला पंचायत का ताला तोड़ के अंदर जिला पंचायत में हम 9 के 9 चले गए। हमारी पूरी तैयारी थी। हमने बीजेपी को इतना तनाव में ला दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब को कहा कि मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष चाहिए कलेक्टर साहब, नहीं तो आप देख लेना। ऐसी भाषा वहाँ पे उपयोग हो रही थी। हम सुन रहे थे वहाँ बैठे बैठे, बार बार कलेक्टर साहब उठ के बात करने जा रहे थे। तो हमको लग गया था कि ये हमने इतनी कोशिश की, हमने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कलेक्टर साहब हमको नहीं जीतने देंगे। और वही परिस्थिति बनी। हमारे जो वोट थे उनको निरस्त करने में कहीं ना कहीं निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है, जिला प्रशासन ने गड़बड़ी करी है और गड़बड़ी के कारण ही हम वहाँ नहीं जीत पाए। हमारे 3 वोट रिजेक्ट किए गए। हमें मतगणना केवल 16 लोग थे। 16 लोग में मतगणना तो हमारे सामने हो जाती, 16 तो वोट गिनने थे, लेकिन 16 वोट गिनने के लिए कम से कम 50 से ज्यादा पुलिस जवान लगा दिए। हमको हमारे जितने लोग थे धक्का मुक्की करके बाहर कर दिए। सीपी धाकड़ और मेरे को इतना वहाँ पे घसीटा, धक्का मुक्की करी और हमारे साथ इतनी बदतमीजी करी कि अगर वो वीडियो देख लेते तो शर्मसार बात हो जाती। हम कुर्सियां तो नीचे गिर गए, हम वहाँ आरोट रहे थे। इतने हमारे साथ गेचातानी करके हमको दीवार के सारे चिपका दिया और उन्होंने उधर वोट गिन लिया और वोट गिन के बता दिया 3 वोट रिजेक्ट हो गए। तो वो तो न्याय संगत फैसला नहीं हुआ है। और इस न्याय संगत फैसला नहीं होने में जो लोग भी हैं,
समय और भगवान दोनों उनको बताएंगे, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, इस चीज का परिणाम एक दिन आएगा सामने। सर इसको लेकर कोर्ट जाने की बात भी हो रही थी, क्या कोर्ट गए थे? हमने उसके लिए सीडी वगैरह, हमारा सकलेचा जी जो हमारे मार्गदर्शक है, हमने उनकी जो उसकी सीडी मांगी थी, हमने निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी, लेकिन न तो अभी तक न तो निर्वाचन की हमको प्रक्रिया को बता दी गई, न ही हमको अभी सीडी उपलब्ध करा गई। हम उस काम में लगे हैं, वो चीज आज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, सरकार के दबाव में कब तक चलेंगे, चंद दिनों बाद सरकार बदलेगी, कागज यही रहेंगे, सीडी यही रहेगी, सारी व्यवस्था यही रहेगी। एक बार इसका दूध का दूध और पानी का पानी सरकार आने की बात करेंगे। और जिन लोगों ने, कर्मचारियों ने जो अन्यायपूर्ण किया है, लोकतंत्र की हत्या करने में जिन लोगों की भूमिका रही है, उनके साथ, भगवान के साथ वर्तमान तो नहीं, आने वाली सरकार फैसला कर देगी। सर जैसा कि आपने बताया कि हमने बहुत काफी प्रयास किया जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी भाजपा ने, तो उन्होंने जो पापड़ बेले तो वो और ये सही है या गलत है? भाजपा क्या करती है? भाजपा अभी भी देख लो, कांग्रेस पूरे गांव लोगों के सुख दुख मुआवजे लगा के सब जगह दौड़ रही है। कांग्रेस के एक आदमी दौड़ रहा है, भाजपा कोई दौड़ रहा? उनको मालूम है। फिर अभी वो देख लेना, यही करेंगे। ये अभी आप देखो तमाम प्रकार की झूठी योजना, अब छतरी दे दूं, चप्पल दे दूं, साड़ी दे दूं, पैसे दे दूं, 200 रुपए बीघा दबे, अभी क्या है ये सरकार के मापदंड है, ये सरकार की, ये तो अच्छा है, ये तो मध्य प्रदेश है, कहीं पढ़े लिखे प्रदेश या पढ़े लिखे देश में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चले जाते ना, तो मैं कह रहा हूँ इनको बंद कर देते, पब्लिक खुद रास्ते से बांध के इनको घेर के रख देती, भैया बैठ जाओ तुम। ये बातें होती क्या? आप एक प्रदेश के भविष्य के निर्माता हो, आपको लोकतंत्र में भविष्य की जवाबदारी दी जा रही, और आप इस तरह से, आप 18 साल तक सरकार चला रहे थे तो आप कुछ नहीं दे पाए। अब 18 साल के बाद आप छतरी चप्पल लो और ये पैसे देके आप क्या लोगों को सिद्ध करो? गांव शराब की दुकान की, शराब की भट्टी को छूट दे दी, हर चीज जो नहीं हो सकता है वो सब चीज दे रहे। मध्य प्रदेश को पूरा बेच दिया, अरबों रुपए का कर्जा ले लिया, कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे? एक भी यूनिवर्सिटी की बात करी, एक भी बड़े मेडिकल कॉलेज की बात करी, एक भी बड़े मेट्रो ट्रेन की बात करी, एक भी बड़े कोई ऐसे डेवलपमेंट की बात करी, ऐसे 10-20 उद्योग की बात करी? कुछ नहीं। ग्लोबल मीट बना कर अरबों रुपए खर्च करे, लेकिन ये भी कोई आया दूसरे प्रदेश और देश से कि मध्य प्रदेश में कोई उद्योग डले? केवल क्यों आएगा? ऐसे मुख्यमंत्री पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। जनता का भी भरोसा उठ गया है और उद्योगपतियों का भी भरोसा उठ गया है। और अब अगर प्रदेश की जनता को अगर विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, मध्य प्रदेश का भविष्य अगर सही चाहिए, तो इस शिवराज सिंह को बदलना पड़ेगा, अन्यथा मध्य प्रदेश गर्तम चला जाएगा। एक ऐसा प्रदेश, ऐसा बीमारू प्रदेश, ऐसा कर्ज में डूबा प्रदेश और ऐसे असुरक्षित प्रदेश हो जाएगा जहाँ केवल क्रिमिनल लोगों की चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। तो आपको क्या लगता है इसे जो फ्री की जो रेवड़िया है बंद कर देना चाहिए? गलत है, ये हो रहा है। पर अब क्या है कि ये अब हम चुनाव लड़े हैं, पंचायत में लड़ते हैं, नगर पंचायत में लड़ते हैं, सामने वाला जब चुनाव जीतने वाला ही नहीं, वो इस तरह की घोषणा कर देता है कि जो जीतने वाला ईमानदार आदमी, काम करने वाला, वो उसके पीछे मात खा जाता है, उसको मजबूर होकर उसके साथ ऐसा चलना पड़ता है। बाकी ये जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, महंगाई बहुत है, इसको कम करना चाहिए। असुरक्षित का माहौल है, महिला हमारी असुरक्षित है, उसको कानून कायदा लाइन ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। अशुद्धता बहुत है, मिलावटी और इतने हावी हो गए हैं, सारी चीज मिलावटी मिल रही है, ऐसे लोगों को कार्रवाई होना चाहिए। जो अवैध कारोबारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी चीजें होकर अच्छी यूनिवर्सिटी डाले, अच्छे उद्योग डाले, ताकि लोगों के हाथ में रोजगार हो। हमारे किसानों की जो फसलों के भाव है, प्याज के भाव नहीं मिलते हैं, गेहूं के भाव नहीं मिलते हैं, सोयाबीन भाव, जब उनकी फसलें खेत से घर तक आए तब तक भाव पर कंट्रोल रखा जाए, ताकि किसानों के पास पैसा आएगा, रेवड़ी की जरूरत नहीं है। किसानों के पास पैसा आएगा तो दुकान भी चलेगी, मजदूर का घर चलेगा, उद्योगपति भी चलेगा, कर्मचारी चलेगा। हम चाहते हैं किसानों की फसलों के भाव समय पे अच्छे मिले, इससे ये रेवड़ी देने की जरूरत नहीं। ऐसी सरकार की सोच होगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश कहलाएगा। सर 2023 में विधानसभा चुनाव है, कमलनाथ जी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, 1500 रुपए देंगे, टंकी देंगे, 200 बिजली में माफ वगैरह, तो वो भी एक तरह से फ्री की रेवड़ी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो गैस की टंकी कांग्रेस ने पहले भी 265 रुपए में दी थी, 400 ऊपर रुपए रेट था, उसमें सब्सिडी दी जा रही थी, तो 265 रुपए मिल रही थी। एक दैनिक उपयोगी चीज है वो गैस की टंकी, गरीब परिवार से अमीर परिवार उसको उपयोग करता है, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप अमीर से गरीब की तुलना उस चीज से करो, अमीर 1250 दे सकता है, पर एक गरीब के घर में आप देख सकते हो 1250 दे सकता है। फिर आप जब उज्ज्वला योजना चला रहे हो और गैस टंकी आपने घर घर दे दी, लेकिन उसमें भरने के लिए 1250 कर दिया, कहाँ से भरेंगे? आज भी मैं गाँव में जा रहा हूँ, फिर से लकड़ी चलाना पड़ी, टंकियां तो उन्होंने कबाड़ी वालों को खोल दी, ये स्थिति हो गई है गैस की। तो माननीय कमलनाथ जी ने एक सही सोच के अनुरूप 500 रुपए टंकी की, राजस्थान में हमारी सरकार दे रही है। 500 रुपए टंकी देना ये रेवड़ी नहीं है, ये उन गरीब लोगों के भावनाओं का ध्यान रख के काम किया। ये रेवड़ी नहीं, लेकिन सर जो 1500 रुपए दे रहे हैं, वो तो 1500 रुपए दे रहे हैं, वो किस कारण दे रहे हैं आप ही समझ रहे हो? क्योंकि अभी चुनाव के टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए देकर महिलाओं को घुमाया जा रहा। अभी किसान का जो मद है, किसान आयोग में जो किसानों के लिए जो मद पास होता है बजट में, वो 40 करोड़ से भी ज्यादा, मुझे कुछ बताया है कि 40 करोड़ से ज्यादा अभी जो पैसा था जो किसानों को राहत देनी थी अभी वर्तमान में, और किसानों को जो मुआवजे के पैसे थे वो भी काफी रकम थी, मुझे उससे एक आंकड़ा मालूम नहीं है, लेकिन वो भी पैसा, ये भी पैसा उठा के अभी ये उन्होंने लाली बहना को बांट दिया।
अब बताओ, किसानों के हक अधिकार को तुम मार के 1,000 रुपए दे रहे हो। अच्छा, 1,000 रुपए देकर महिला को गुमराह कर रहे हैं। आप देख लेना, अगर मान लो गलती से शिवराज सिंह जी सरकार बन गई तो ये चुनाव होने के बाद ये भूल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले 15 लाख का बोला। ये शिवराज सिंह चौहान ने 50,000 रुपए कर्ज माफ करने की बात करी थी, इन्होंने हर आदमी को नौकरी देने की बात करी थी, कहाँ है? ये तो अभी दे रहे हैं। अब ये चुनावी सबूका देकर जो प्रदेश का बजट बिगाड़ रहे, गलत है। और रही बात है कि कमलनाथ जी ने कहा, तो अब क्या करें? सामने वाला अगर मान लो गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको तो ठीक करने का काम करने के लिए मजबूरी होती है कभी कभी कि उन योजनाओं को। और रही बात है कि महिला जो है, जो 1500 रुपए मिलेंगे वो किसी उद्योगपति की पत्नी को नहीं मिलेंगे, किसी अधिकारी को पत्नी को नहीं मिलेंगे, किसी व्यापारी की पत्नी को नहीं मिलेंगे। एक गरीब व्यक्ति की महिला को अगर मिलते हैं तो ठीक है, उसको देना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। कमलनाथ सरकार में 2018 में जिले में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ था? जिले का आंकड़ा भी मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं 27 लाख किसानों का कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व में माफ हुआ था। और 50,000 से 1 लाख तक का कर्ज माफ होने का पूरा मापदंड पूरा हो चुका था। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ और किसान रह गए थे जिनका माफ होना था, लेकिन शिवराज सिंह जी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए उन्होंने सरकार को भेज दिया। इस कारण से किसान आज रह गए। कल मैं बैठा था, कई बीजेपी के जो है नेता, उनके कर्ज माफ हो रहे थे, तो वो शिवराज सिंह और ज्योतिराज सिंधिया को गाली दे रहे थे। ये ज्योतिराज सिंधिया कारण हमारा कर्ज माफ हो रहा था, वो नहीं हो पाया। तो कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने, वो खुल के नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जीवन से उनको भी तकलीफ हुई कि हमारा कर्ज माफ हो रहा था, हम फिर से मुख्य धारा में जुड़ जाते, हम वापस हमारा कर्ज से मुक्ति हो जाती तो हम अच्छी फसल बो सकते थे, करते थे। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए किसानों का खून पिया है। सर, आप किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आपने किसानों के लिए क्या कुछ किया है? मैं लगातार किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। चाहे मंडी में व्यवस्था हो तो मंडी में ठीक करने का काम करते हैं। जहाँ किसानों के रास्ते और अधिकारी पटवारी अगर गड़बड़ करते हैं तो उसके लिए लड़ते हैं। जहाँ किसानों के कोई कभी पुलिस वाले देखो तो उनके कहते हैं कि तेरे पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो उनसे भी लड़ते हैं। किसानों के भाव नहीं हुए, फसलों के भाव नहीं थे, तो हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और हम जेल गए। किसानों के जो अव्यवस्था, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि किसान अपना माल बेच देता है, व्यापारी पैसे नहीं देते हैं, तो उन व्यापारियों को दबाने का काम भी करते हैं। और किसानों के लिए हमेशा हम लड़ते हैं। और किसान के बेटे हैं, किसान की खेती कर चुके हैं, तो इन सब चीजों का अनुभव है कि वास्तव में किसान की क्या व्यथा है। तो इन भावनाओं को ध्यान में रखते किसानों की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लड़ते हैं। सर, कृषि उपज मंडी में सरकारी तोल कांटे पर यदि किसानों की फसलें तोली जाए तो समय और पैसा दोनों बचेंगे, उसको लेकर के आपने ने क्या कदम उठाए? हमने तो कई बार इस बात को कहा है कि वास्तविकता में अगर वहाँ पर सरकारी कांटे पे तोलने से तोल और मोल दोनों बराबर होगा, तोल में कोई मार नहीं पाएगा और मोल में भी कोई गड़बड़ नहीं होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। और मैं तो कोई अगर व्यापारी अगर अपने भाव करके कोई चीज ले रहा तो उनको सरकारी कांटे पे तोलने में क्या दिक्कत है? पर कहीं ना कहीं प्रशासन और ये भाजपा के लोगों के दबाव में ये व्यवस्था नहीं हो रही, ये व्यवस्था होना चाहिए। सर, आपने अभी तक नारी सम्मान योजना के कितने फॉर्म भरे? मैंने अभी तक नारी सम्मान के योजना का कई भी 21,000 के ऊपर आसपास फार्म भर चुका हूँ। सर, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नारी सम्मान योजना से भरे हुए फॉर्म पर एक नाश्ता वाला कचौरी समझ से दे रहा था, तो क्या ये फॉर्म रद्दी में जा रहे हैं? नहीं, ये तो बीजेपी के लोगों की चाल है। उन्होंने ऐसे फार्म कहीं से छपवा लिया और वो समोसे करके कर रहे थे। बीजेपी के लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इनके पास क्या है? ये कुछ भी झूठे ढोंग डतूरे धर्म में गाय भैंस बकरी लेकिन कुछ भी कुछ करते रहते हैं। इनका कोई मापदंड नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ में राजेश जी बरावा और किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य। काफी विनम्रता से उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश, रतलाम।